बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं फोर कॉर्नर विद तारड़। मैं हूं शाज़िया नैयर, मेरे साथ साजिद तारड़ साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम साजिद साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। थैंक यू शाज़िया, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और आपकी खैरियत मतलूब। बहुत शुक्रिया आपका। साजिद साहब, आज का प्रोग्राम हम जो एक इंतहाई दिलखराश वाक़या पेश आया उससे शुरू करना चाहेंगे। हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में दोबारा से दहशतगर्दी सर उठा रही है और JUI के जलसे में जो धमाका हुआ वहाँ पे मुतअद्दिद अफराद जो है वो अपनी जान की बाजी हार गए और इस तरह के वाक़यात तसलसल से अब सामने आते जा रहे हैं। मुख्तलिफ इलाकों में दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं। आप क्या समझते हैं, क्या दहशतगर्द दोबारा से मुत्तहिद होते जा रहे हैं? देखें, ये जो वाकया है इसकी टाइमिंग बड़ी अजीब सी है और बिलखसूस जितना भी अफसोस किया जाए कम है। कई लोग कह रहे हैं इस वक्त तकरीबन 70 के करीब इसमें से लोग जो हैं वो हलाक हो चुके हैं, लेकिन ऑफिशियली तो मेरा ख्याल है 40 सम कुछ नंबर उसके हैं। चाइनीज प्रीमियर जो है वो पाकिस्तान उतरे हैं और आते ही उन्हें ये, क्योंकि वो ML1 का जो रेलवे वो लाइन बिछाना चाह रहे थे, उस मंसूबे का इफ्तिताह करने आए थे और 10 साल के बाद CPEC की एनिवर्सरी भी मना रहे थे। तो उसके ऊपर ये पाकिस्तान के अंदर ये सारा कुछ होना, मैं समझता हूं कि अभी तक लोग पाकिस्तानी शायद सीरियस ही नहीं है अपने फ्यूचर के बारे में, क्योंकि इस तजर्बे में ये KPK के अंदर आज, बल्कि मैंने इस प्रोग्राम में आने से पहले खान साहब की एक स्पीच सुनी जिसमें वो कह रहे थे कि 60-65 हजार लोगों को लेकर वापस आना है इस इलाके में। वो जो अफगानिस्तान में बैठे हैं उनको वापस ला के यहाँ आबाद करना है। और खान साहब खुद एडमिट कर रहे थे उसमें से 5 से 10 हजार दहशतगर्द भी हैं लोग। और फिर यहाँ पाकिस्तान के अंदर जो लोग जेलों में थे उनको भी छोड़ दिया गया था। तो आप अभी तक अपना माइंड ही नहीं बना सके। आप अच्छे तालिबान बुरे तालिबान से आगे ही नहीं जा सके अभी तक। आपको पता ही नहीं है कि कौम को किस तरह बचाना है, मुल्क को किस तरह बचाना है, जियो इकोनॉमिक्स क्या है। हालांकि आपके सारे जो इस वक्त रूलिंग एलीट है सारी बाहर की पड़ी है। वो तो पाकिस्तान में भी HE या कराची ग्रामर में के पढ़े लोग हैं या हसन अब्दाल मिलिट्री कॉलेज के पढ़े लोग हैं। और आप सारे इस वक्त जो रूलिंग एलीट है वो गवर्नमेंट के खर्चे के ऊपर, पाकिस्तानी गवर्नमेंट के खर्चे पे आकर यहां से आईवी लीग स्कूलों से और ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज से मास्टर डिग्रियां लेकर जा चुके हैं। लेकिन उन्हें पता नहीं है कि जियो इकोनॉमिक्स करने कि उसके लिए क्या जरूरत होता है, फाउंडेशन क्या होता है। एक इकोनॉमी ग्रो नहीं कर सकती, बम्बों के धमाकों के नीचे इकोनॉमी ग्रो नहीं कर सकती। लॉ एंड ऑर्डर के बगैर इकोनॉमी ग्रो नहीं कर सकती। अदालतें आपकी सत्यानाश हो चुका है। मेरा ये अल ऐलान है, मैं समझता हूं। एक मिसाल के लिए मुझे आज कहा जाए कि आओ पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट करो, पैसे लेकर आओ, मैं आता हूं और मुझे ट्रैप किया जाता है, चाहे पुलिस करे, चाहे अदालतें करें, चाहे ये दहशतगर्द करें, तो मुझे कौन बचाएगा वहां से? इसका सारी दुनिया जवाब चाहती है। लेकिन पता नहीं आप किस दुनिया में रहते हैं, अभी तक आपको पता ही नहीं है कि ये अब दहशतगर्द, ये पहला वाकया नहीं है। मस्जिदों के अंदर घुस के बम मारे जा रहे हैं। अदनान अफरीदी जो एक SHO था, एडिशनल SHO, वो पिछले हफ्ते जो था वो मस्जिद के अंदर घुस के पकड़ने की कोशिश में वो बेचारा शहीद हुआ। ये किस किस्म के मुसलमान लोग हैं, पता नहीं क्या इनको बताया जाता है। पहले तो अपने इस्लाम को ठीक करें, अपने अकीदे को ठीक करें कि आप क्या हैं, क्या बनना क्या चाहते हैं, कौन सी जन्नत में जाना चाहते हैं आप। आपकी, मुझे तो लग रहा है जन्नतें भी अलग अलग है आपने बना ली। एक मुसलमान दूसरे, मैं तो खैर किसी के भी हक में नहीं कि किसी को मारा जाए, मैं तो किसी जानवर के भी हक में नहीं हूं। लेकिन ये किस तरह की कौम है कि दोनों ही नारा तकबीर और दोनों ही कह रहे हैं शहीद हैं और दोनों ही कह रहा हूं चले। लेकिन ये कि डॉलरों के लिए आपने जो बुनियादें रखी थी ज़ियाउल हक पीरियड में, वो डॉलर के लिए रखी थी आपने डॉलरों के लिए आपने इस्लाम का मुजाहिदीन तैयार किए थे। आप उसकी कीमत आपकी नस्लें दे रही हो, आगे भी मजीद देती रहेंगी। उसकी वजह यह है, एक लम्हा फिक्रिया है जिसको मैं यहां दोबारा करना चाहूंगा कि एक ऑक्सफोर्ड का पढ़ा बंदा जो है, ऑक्सफोर्ड का पढ़ा, नाम तहरीक इंसाफ रखा, नया पाकिस्तान कहा। मेरे पास 200 बंदों की टीम है। एक पिक्चर दिखाई गई, नया पाकिस्तान, हम तकदीर बदल के रख देंगे, IMF के मुंह पे पैसे उठा के मारेंगे। फिर उसको मजबूरन इस्लामी टच देना पड़ गया। उसको अय्या का नाबुदुन वय्या का नस्तईन, अमर बिन मारूफ, हाथ में तस्बीह पकड़नी पड़ गई, पीरों के साथ शादियां करनी पड़ गई, पीरनियों के साथ। अब वो कहता है कि आओ मिलकर जिहाद करें।
तो ये देखें, ये इसको भी करना इसी वजह से पड़ा क्योंकि जो ज़ियाउल हक था उसने कौम को मुजाहिद बनाने की कोशिश की, खुद तो डॉलर बना के साइड पे हट गए, लेकिन अब कौम उसकी कीमत दे रही है। पता नहीं आपकी कितनी नस्लें इसकी कीमत देंगी। मेरा ये सवाल ये है कि आज जो बच्चे जो आज मरे हैं इस हादसे के अंदर, एक मिनट के लिए सोचें, उनकी माएं, उनके भाई, उनकी बहनें, उनके बाप, उनके लिए आज हर चीज खत्म हो चुकी है और ये कोई नहीं सोचेगा। आपकी रूलिंग एलीट है, बेचारे मरता तो गरीब का बच्चा है बाहर, जो आपके इस्लामाबाद के और दूसरे शहरों के अंदर जो लोग बैठे हैं उनके तो बाहर 50-50 गार्ड हैं, वो तो बाल्टियां सर पे लेके निकलते हैं, बाल्टियां पहन के फिर रहे होते हैं, उनके आसपास तो चिड़िया पर नहीं मार सकती। ये गरीब के बच्चे मर गए हैं, चले इस पे जितना भी दुख किया जाए वो कम है। लेकिन साथ मेरी हमदर्दियां इस वक्त चाइना के साथ भी हैं कि जिनके पहले आपने 26 बिलियन डॉलर के पिज्जे बना लिए, खा लिए, अब वो बेचारे फिर दोबारा आना चाहते हैं और आपने उनको ये तोहफे में पेश कर दिया सारा कुछ। और देखें क्या बनता है। लेकिन अफसोस है, मेरा जो इसमें जो तजिया ये है कि इन सर्कमस्टांसेस में जहां जिंदगी जिंदा रहना जहां मुश्किल हो जाए, वहां इकॉनमी क्या ग्रो करेगी। जहां सर्वाइवल हो, जहां पता हो आप निकले हैं बाहर तो जिंदा वापस आना है या नहीं आना, इन सर्कमस्टांसेस में इकोनॉमिक एक्टिविटीज इम्पॉसिबल। साजिद साहब, एक और अफसोसनाक वाकया पेश आया सिविल जज के घर पे। कुछ अर्सा कबल भी हम लोग ने देखा था कि एक सिविल जज की जो बीवी थी, उन्होंने एक अंडर एज बच्ची को घर में काम पे रखा हुआ था और उसको फिर छोटी सी किसी गलती के ऊपर बहुत बुरी तरह से टॉर्चर किया गया। उसका केस भी अदालतों में आया था, लेकिन अभी फिर एक और अदालत के घर का केस जो है वो अदालत में मौजूद है। आप क्या कहेंगे, ये छोटे बच्चे कब तक इन लोगों के घरों पर बेगार कहूंगी मैं, क्योंकि इनको बहुत नॉमिनल से पैसे मिल रहे होते हैं और ये जो छोटी छोटी बच्चियां लोगों के घरों में काम कर रही होती है, इनको इतने से पैसे मिल रहे होते हैं कि वो शायद मेरा ख्याल है कि पूरे महीने की एक वक्त की रोटी भी सही से नहीं पूरी हो पाती उनकी। लेकिन उसके बाद जो है वो 24 घंटे उनसे काम लिया जाता है और उनको ना सिर्फ काम लिया जाता है, उनकी छोटी सी गलती के ऊपर उनको इस बुरी तरह से टॉर्चर किया जाता है कि वो उनकी शक्ल भी पहचाननी मुश्किल हो जाती है। आप क्या कहेंगे, ये जो लेबर कवानीन हैं, जो बच्चों के हवाले से कवानीन है, इनके ऊपर कब अमल दरामद होगा? कागजों में तो मौजूद है पाकिस्तान में, लेकिन हम लोग ये भी देखते हैं कि जो वर्कशॉप्स हैं वहां पर भी अंडर एज बच्चे काम कर रहे होते हैं। किसी किस्म का कोई कानून, कोई इसको इम्प्लीमेंट करने वाला नजर नहीं आता और जिन्होंने इम्प्लीमेंट करना है वो खुद इस जुर्म में शरीक नजर आते हैं। शाजिया, लेबर कवानीन तो खैर छोड़े, कानून का लफ्ज इस्तेमाल करना पाकिस्तान में एक तो शर्मिंदगी है। मेरा यह सवाल है कि वो जज साहब रात को सोते किस तरह होंगे उस घर के अंदर जहां एक बच्ची 12-14 साल की सिसक रही है एक कमरे के अंदर, मार मार कर उसको खाना भी नहीं दिया जा रहा। और दूसरा, वो किस किस्म का इंसाफ करते होंगे सारा दिन अदालतों में बैठे। तीसरा मेरा क्वेश्चन ये है कि इस वक्त जो हमारे सियासी अदालतें जो हैं, हमारा वो जो रॉयल ब्लड है जो 80 सन से निकला है, जो पैदा ही पाकिस्तान पे हुकूमत करने के लिए पैदा हुए हैं, 16 मिनट के अंदर 16 जमानतें हैं, लेकिन आज वो कहां है? फिर उन्हीं के एक साथी ने इस जज साहब की बीवी को बेल बिफोर अरेस्ट दे दिया पंजाब से, लाहौर, पंजाब गवर्नमेंट से, पंजाब की हाई कोर्ट से। और शाजिया, दूसरा मैं पूछना चाहूंगा, आज अमेरिकन एम्बेसडर कहां है? आज ब्रिटिश हाई कमिश्नर कहां है? आज फ्रेंच एम्बेसडर कहां है पाकिस्तान में? ये जमहूरियत के लिए तो चले गए, IMF को सभी की जाके कह रहे हैं कि इलेक्शन के लिए जी जमहूरियत, इंसानी हुकूक के लिए तो वाशिंगटन DC के ऊपर भी यहां पाकिस्तानी परेशान हो गए। खतीजा शाह की तस्वीरें रख के कैपिटल हिल पे रो रहे हैं, मातम कर रहे हैं। रिजवाना की तस्वीर क्यों नहीं उठाते? ये इंसानियत के मुंह पे तमाचा है। मुझे ये बताएं, और आपने बिल्कुल ये कहा है, सही कहा आपने, आपकी रूलिंग एलीट, हर रूलिंग एलीट के घर के अंदर 5-5 रिजवाना सिसक सिसक के बददुआएं दे रही हैं इस मुल्क को, और इसी वजह से आपके मुल्क के ऊपर रहमतें और बरकतें खत्म हो चुकी हैं। यह लेबर कवानीन की बात नहीं है, इंसानियत की बात है। आज अमेरिका जो है वो पाकिस्तान में जमहूरियत के लिए परेशान है, वो अपने अपने मर्जी के इंसानी हकूक के लिए परेशान है। वहां पे जो अमेरिकन एम्बेसडर बैठता है, इस पे बात क्यों नहीं की उसने? इस पे स्टेटमेंट क्यों नहीं दी जा रही? वजीर आजम इस पे क्यों खामोश है?
वजीर आजम की तो ये वो वाकयात है जिनके ऊपर वजीर आजम इसलिए खामोश है, नहीं वजीर आजम इसलिए खामोश है कि कहीं इलेक्शन आगे नजदीक है, मैं कहीं ट्रैप ना हो जाऊं किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। उनके तो अपने प्रायोरिटीज हैं, वो बैठा वो अफसोस करने एक चला गया, यूएई में चला गया है, दूसरा वजीर खारजा कहीं चला गया। बल्कि मैं अफसोस के साथ ये कहूंगा कि चाइनीज प्रीमियर आया है जो इस वक्त ही सो इम्पोर्टेंट, अगले वो वजीर आजम वही होगा जो इतना जो आए हैं इस वक्त पाकिस्तान के दौरे पे। दुख की दो बातें आपको बताना चाहूंगा कि पहले एक प्राइवेट जहाज पे हमारे वजीर आजम साहब गए हैं यूएई में, बताकर गए हैं कि जी मैं अफसोस करने जा रहे हैं, वहां के जो यूएई के किंग हैं उनका भाई फौत हो गया, लेकिन पता नहीं हो सकता अपने भाई साहब से मिलने गए, सियासी डीलें हो रही हैं इस वक्त दुबई में। और दूसरा साथ ही आपके फॉरेन मिनिस्टर जो है वो दूसरे जहाज के ऊपर चढ़ के तो चले गए, सिर्फ अपनी उनकी वालदा का मुजस्मा एक वहां पे उसके इब्तिदा के लिए। चाइनीज प्रीमियर को रिसीव करने के लिए राना सनाउल्लाह और आसन इकबाल साहब थे, किसी और सियासी पार्टी का आदमी उनको रिसीव करने के लिए मौजूद नहीं था। सिग्नल ये जा रहा था कि वो ये डिवाइडेड। लेकिन देखें, अफसोस है रिजवाना एक नहीं है और आखिरी भी नहीं है और पहली भी नहीं है। हर घर के अंदर मैं खुद जाता हूं रूलिंग एलीट के, जब पाकिस्तान विजिट करता हूं तो उनके घरों में 5-5, 10-10 रिजवाना उनके घरों के अंदर वो फर्श साफ कर रही होती हैं, मैले कपड़े तजस्सुस के साथ देख रही होती हैं। मुझे उनके घर जाके फ्रूट खाते हुए, मिठाइयां खाते हुए जब वो दरवाजे टेबल पे रखती हैं तो दिल रोता है अंदर उनकी हालतें देखकर। मैंने देखा है जिस दरिंदगी के साथ, बदतमीजी के साथ उनके साथ पेश आते हैं, मेरी एपेटाइट खत्म हो जाती है जब मैं देखता हूं उनको, जब वो टेबल्स के ऊपर सर्व कर रही होती है और किस दरिंदगी के साथ उसको कितनी नीच नजरों के साथ देखा जाता है। यही एक वजह नहीं है पाकिस्तान की तबाही की, एक तो करप्शन है, आपका माइंडसेट है, इस्लाम से दूरी है, तीसरी इंसानियत से दूरी है। कि 12-12, 14-14 साल की बच्चियों पर जब जुल्म किया जाता है, अब उसके सर के जख्मों में कीड़े पड़ चुके हैं, इन्फेक्शन हो चुका है। और ये इंसाफ के घर में था, इंसाफ के घर में था। वो क्या इंसाफ करता होगा, वो जाए सारा दिन बैठ के धज्जियां उड़ाता होगा इंसानियत की। इसके बाद दुआएं खैर ही हो सकती है, अल्लाह ताला आपको हिदायत दे, अल्लाह ताला आपको हिदायत दे, इंसान बनाए। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप पाकिस्तानी बनो या आप अच्छे मुसलमान बनो, मेरी दुआ है अल्लाह ताला आपको इंसान बनाए। बाकी अदालती निजाम हमारा किस पोजीशन पर है दुनिया में वो तो सब जानते हैं। 130वां नंबर भी शायद हम लोग इस साल की जो रेटिंग आनी है उसमें क्रॉस कर चुके होंगे, जो हालात इस वक्त पाकिस्तान के चल रहे हैं स्पेशली अदलिया के हवाले से। साजिद साहब, एक और अफसोसनाक वाकया भावलपुर यूनिवर्सिटी वाला, मैं चाहूंगी उसके ऊपर भी आप बात करें। हमारे प्रोग्राम में आज सिर्फ अफसोसनाक वाकयात हैं जिनको हम डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि वो तसलसल से चल रहे हैं। कुछ अब जामियात जो है वहां पर जिस किस्म की चीजें सामने आ रही हैं, मतलब आप अपने बच्चों को उन यूनिवर्सिटीज में भेज कर फिर उसके बाद पूरा दिन जो है वो दुआई पढ़ते हुए गुजारते होंगे, खैर खैरियत रहे और वापसी उनकी खैर खैरियत ही हो। इस वाकये पे भी थोड़ी सी रोशनी डालिएगा। इस वाक़े पे देखें, सबसे पहले तो उस इलाके के अंदर वो यूनिवर्सिटी उस इलाके में जहां पे लोग अपनी बच्चियों को स्कूलों में भेजते नहीं। अब जो जिन लोगों ने कुछ हिम्मत करके, मजदूरियां करके, कर्जे लेके बच्चियां अपनी वहां भेजी हैं, अब उन बच्चियों से शादी कौन करेगा, चाहे वो ना भी नशे में इन्वॉल्व हो। ये क्वेश्चन है मेरा आपसे। और फिर एक मजाक है, मजाक शुरू हो चुका है वहां पे। 5-7 लौंडे लपाड़े बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं सारा दिन। वो एक तरफ वो हमारे एमएनए साहब हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं, लेकिन अभी तक किसी ने मैं जाती तो, क्योंकि कोर्ट सिस्टम, जुडिशियल सिस्टम तो आपका फेल हो चुका है, फेल है ना वो, कुछ किसी को इंसाफ तो दे ही नहीं रहा ना। वो तो सिर्फ और सिर्फ वो तहरीक इंसाफ के लिए अदालतें खोल के बैठे हैं। जिस तरह दुकानदार परचून वाले दुकानें खोल के बैठे होते हैं, वो सिर्फ उनका इंतजार कर रहे हैं, उन्हीं को जमानतें देते हैं। दूसरे तो पाकिस्तानी कीड़े मकौड़े हैं उनके लिए। लेकिन मेरी ये रिक्वेस्ट होगी हाफिज साहब से, मिलिट्री ट्रायल करें प्लीज। भावलपुर यूनिवर्सिटी को बंद करके उन पेरेंट्स को बुला के मिलिट्री ट्रायल किया जाए वहां पे। मैं मिलिट्री कोर्ट्स के हक में नहीं हूं, मैं एक वकील हूं और मेरा वालिद वकील, मेरा भाई वकील है, मेरा लड़का वकील। लेकिन जहां पे अदालतें खत्म हो जाएं, जहां पे जजों को रखने का एक क्राइटेरिया ही करप्शन हो, जहां अदालतें सियासी हो जाएं, जहां पे जज जो है वो डिफेंस अटर्नी बन जाए, वहां सिर्फ वाहिद एक हल होता है, मिलिट्री कोर्ट्स।
समरी ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में। एक बंदा आए जिसको कोई पता नहीं है कानून का, लेकिन इंसान होना जरूरी है, उसके अंदर दिल होना जरूरी है, वो बैठे और वो ट्रायल करे। मुझे बिल्कुल कोई इस वक्त किसी किस्म की इंसाफ की उम्मीद नहीं है, ना बहावलपुर यूनिवर्सिटी के जो जितनी खवातीन है और उनके पेरेंट्स, ना रिजवाना, ना किसी और पाकिस्तानी के लिए मुझे कोई उम्मीद नहीं है कि कोई अदालत उनको इंसाफ दे सकेगी, ना देख सकने की सलाहियत रखती है। शर्मिंदगी शर्मिंदगी शर्मिंदगी। लेकिन मैं इस पे क्या कहूं कि मैं बहावलपुर यूनिवर्सिटी में जो हुआ है, मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के निज़ाम तालीम के ऊपर एक तमाच है। और उसमें भी फिर दोबारा मैं ये कहूंगा कि अभी तक किसी सिग्निफिकेंट पर्सनैलिटी ने उसके ऊपर ना स्टेटमेंट दी है, ना उसके बारे में कहा है। हाँ, ये अखबारी ये फिक्रे जो हैं, हम कानून को ये कर देंगे, हम कमीशन बना देंगे, हम JIT बना दी है, फलां कर दिया है, एक मजाक है जो अब लोगों को पता है। लोग बेचारे अब अदालतों में जाना, अब इंसाफ के लिए उन्होंने तड़पने छोड़ दी है। मैं शाजिया बड़ा अरसा पहले आपको मैं बताना चाहता हूँ, कई हमारे इलाके के अंदर लोग जिनके साथ ज्यादती होती है FIR ही नहीं कटाते। वो कहते हैं यार हमसे खुद बदला लेना हुआ तो हम ले लेंगे, एक थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व क्यों करें रिश्वत देने लेने के लिए, क्यों उन पैसों का क्या कर। यही वजह है, कत्लो गारत इसीलिए हो रही। लोगों का ईमान उठ चुका है थानों कचहरियों से, अदालतों से, और पता नहीं फिर ये इससे आगे कहां जाना चाहते हैं। इससे आगे तो रास्ते कोई नहीं है। मेरा मकसद आगे रास्ते तो बंद है। आपके बच्चे किश्तियों में डूब डूब के मर रहे हैं, उनकी माएं भी बददुआएं दे रही, लेकिन ये कि आपका कोई साईं वारस नहीं है। और दूसरा शाजिया, यहाँ पे मैं ये कहूंगा, मैं समझता हूँ पाकिस्तान की हिस्ट्री में इस वक्त पाकिस्तान का सबसे जो स्ट्रॉन्ग तरीन आदमी है वो हाफिज कुरान है। इससे बेहतर किरदार का क्या किसी को कोई बंदा मिसाल दे सके। आज भी अगर हाफिज साहब के होते हुए भी अगर पाकिस्तान में इंसाफ नहीं होता तो फिर मेरे ख्याल में पॉसिबल ही नहीं, पाकिस्तान कभी सुधरेगा या पाकिस्तान में पाकिस्तान का फ्यूचर बनेगा। सर साहब, आप नहीं समझते जो बहावलपुर यूनिवर्सिटी वाला वाकया हुआ है, इससे बहुत सारी लड़कियों का कॉलेज यूनिवर्सिटी से जाना जो है वो काफी मुश्किल कर दिया है। पाकिस्तान में तो वैसे ही लड़कियों की तालीम के ऊपर आपको पता है किस किस्म के हालात चलते रहते हैं। हम लोग देखते हैं कि जो रिमोट एरियाज है वहां पे तो बच्चियां स्कूल जाती ही नहीं है। लेकिन अब इस वाकये के बाद आप नहीं समझते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग भी अपनी बच्चियों के फ्यूचर के बारे में सोचेंगे और स्कूल यूनिवर्सिटी से दूर रखेंगे कि कल को उनकी बच्चियों के साथ कोई इस तरह की चीज ना हो जाए। शाजिया, मैं इस सिलसिले में मैंने कई देखे हैं, मैंने इसमें प्रोग्राम, बल्कि कई बच्चियों का सुना है मैंने। इसमें ज्यादातर जो बच्चियां इस जुल्म का शिकार हुई हैं, ज्यादातर हॉस्टल में रहने वाली थी, ज्यादातर गरीब घरों से थी। हॉस्टल्स में ज्यादा लड़कियां वही रहती हैं दूर दराज एरिया से आती हैं, गरीब घरों की होती हैं, और उनको ये अमीर लोगों के बच्चे जो हैं आपके, वो जल्दी बरखला लेते हैं। अब मेरे ख्याल में वो गरीब लोगों की गुर्बत मजीद बढ़ेगी, अपनी बच्चियों को संभाल के बैठे रहेंगे, नहीं पढ़ाएंगे आगे। लेकिन बदकिस्मती, मैं इसका क्या करूं, एक मसला थोड़ी पाकिस्तान के अंदर धमाके हैं, चोरी है, फ्रॉड है, करप्शन है, इंसानियत की कमी है बिल्कुल। वो कहते कहतुर रजाल, एक लफ्ज में बचपन में सुनता था, कहतुर रजाल, कि कोई लोग तो काफी फिर रहे हैं लेकिन इनमें मर्द कम है, इनमें इंसान कम है। साजिद साहब, मोदी की जो न्यू कैंपेन है उसके ऊपर आपकी क्या राय है? देखिए, उस पर मैं मोदी जी की कैंपेन के बारे में जो मैं कहना चाहूंगा, आज एक BBC के ऊपर भी एक बड़ी खबर लगी। ये 2 दिन पहले मोदी साहब ने, अच्छा फिर मैं उसमें कंपैरिजन भी करना चाहूंगा, बताना चाहूंगा। मोदी जी ने अपने जो अगले इलेक्शन के लिए उन्होंने कहा कि मैं अगर तीसरी टर्म में अपना इलेक्शन जीता तो जो भारत की इकोनॉमी है वो दुनिया के तीसरे नंबर पर आ जाएगी, जापान को सरप्लस करके, जापान से आगे आ जाएगी। अब जब भारत की बात की जाती है तो मेरे जो हम वतन लोग हैं वो कहते हैं जी ये पाकिस्तान बैशिंग है, भारत की बात क्यों करते हैं। एक मिनट के लिए अगर सोचा जाए तो आपकी चाइना के साथ दोस्ती जो है वो हिमालय से भी ऊंची है, तो उन्हीं से कुछ सीख लें कि वो करप्शन से किस तरह डील करते हैं, गोली किस तरह मारते हैं। वो ठीक है, वो भी आपको शायद कहें जी उनकी जबान अलग, बंगालियों से सीख लें भाई, आपका हिस्सा थे। पाकिस्तान की मूवमेंट बंगाल से शुरू हुई थी, पाकिस्तान की पाकिस्तान से बहुत आगे है जी, बंगाल से शुरू हुई थी। और इस वक्त चाइना से कई जो बिजनेस है वो बंद होके, चाइना से जो वेस्टर्न कंट्रीज हो अपने बिजनेस निकाल के इस वक्त वियतनाम लेके जा रहे हैं, और उसके बाद बांग्लादेश, मलेशिया लेके जा रहे हैं, और भारत लेके जा रहे हैं। आपको बाईपास कर रहे हैं क्योंकि आप धमाके कर रहे हैं, आप करप्शन में इन्वॉल्व हैं, आप दहशतगर्दी में इन्वॉल्व हैं,
आप उनकी मिसालें दे ले। अब तो अफगानिस्तान भी आगे से निकलता जा रहा है आपसे। आप भारत की बात नहीं सुनना चाहते तो आप ना सुने, लेकिन ये कि इसी परसों की बात है कि टाइम मैगजीन में एक इकोनॉमिस्ट हैं जो कोलंबिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, उन्होंने भी लिखा है कि चाइना को क्रॉस करेगा भारत अगले 15 सालों में। भारत बड़ी तेजी से आगे है। उसमें सबसे बड़ी रीजन उनकी ये है कि उनके नौजवान, उनके जो यंग उनका एक तबका है और उनका तालीम याफ्ता होना। जी बिल्कुल, ये उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। यंग तबका हमारा भी है, लेकिन नशों पे लगा पड़ा है, ना उम्मीद है, ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया है, जिहाद के पीछे लगा दिया गया है। और जो बचता है वो जाके, जो उनमें से जो 4 बचते हैं वो जाके ग्रीस और टर्की के पास जाके किश्तियों में डूब जाते हैं। मायूसी के साए आपके ऊपर गहरे से गहरे होते जा रहे हैं। लोग इंटेलेक्ट जो पढ़ता है, कोई थोड़ी सी तालीम लेता है, वो भाग जाता है फॉरेन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, कहीं बाहर निकल जाता है। और इसके ऊपर अभी तक शाजिया सबसे बड़ी बात यह कि अभी तक किसी ने इसको टच नहीं किया कि यूथ को या पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए हमारा क्या रोड मैप होना चाहिए। हमारे मिलिट्री चीफ साहब ने तो ग्रीन एग्रीकल्चर, मैं उसको भी अप्रिशिएट करूंगा जो कर रहे हैं। लोग तो ऐसे तनकीद कर रहे हैं, तनकीद बढ़ाए तनकीद, लेकिन उसमें भी पाकिस्तान का भला है, मैं समझता हूं। बॉटम लाइन सोचनी चाहिए, अगर प्राइवेट सेक्टर डिलीवर नहीं कर रहा तो क्या मजायका है जो आर्मी उसके लिए एफर्ट कर रही है, मैं तो उसको भी अप्रिशिएट करता हूं। लेकिन दूसरी कौम क्या कर रही है? अगर आर्मी चलो एग्रीकल्चर में आ गई है, ठीक आना चाहिए उसको, तो दूसरी कौम क्या कर रही है, क्या प्रोड्यूस कर रही है, दूसरे लीडर क्या कर रहे हैं? जो दुबई में डीलों के लिए बैठ गया, पाकिस्तान की इकोनॉमी की बात क्यों नहीं करते? ये अमीरुल मोमिनीन कहते हैं जिहाद है करना है, हमने जिहाद करें, इस जिंदगी से मौत अच्छी है। बताए ना इकोनॉमी का क्या करेंगे भाई? इकोनॉमी का क्या करेंगे? जियो इकोनॉमिक्स का दौर है इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर। क्या करेंगे? पाकिस्तान को कहां ले जाके ट्वीट की इकोनॉमी चलाएंगे आप तो सर, आपकी तो सारी पार्टी ट्विटर की पार्टी है, टिकटॉक की पार्टी। आप भी आ गए टिकटॉक पे। टिकटॉक से खाना मिलता है, टिकटॉक से मैन्युफैक्चरिंग होती है, ट्विटर के साथ एक्सपोर्ट बढ़ा लेंगे आप। कुछ कोई अकल को हाथ मारे कि इस कौम को यार कोई प्रैक्टिकल चीज बताओ, कोई इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में बताओ, कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करो, कोई मैन्युफैक्चरिंग की बात करो। पता नहीं क्या साजिद साहब, बहुत सारे ऐसे लोगों से बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि जब हम लोग ट्रेड की बात करते हैं तो जो मटेरियल दिखाया जाता है, जो सैंपल भेजा जाता है, वो डिफरेंट होता है। और जब आप ऑर्डर ले लेते हैं तो वो उसकी क्वालिटी जो है वो बिल्कुल ही थर्ड क्लास क्वालिटी जो है वो दी जाती है। ईमानदारी कब आएगी पाकिस्तानियों में? मोदी जी तो वादे अपने कर रहे हैं, उन्होंने अपने फ्यूचर प्लान्स भी किए हैं, उन्होंने इंडिया को 5th इकोनॉमी भी बना दी है। और मेरा ख्याल है कि जो उनके बारे में प्रेडिक्शंस दी जा रही हैं वो भी शायद पूरी हो जाएंगी कि वो वर्ल्ड नंबर 3rd इकोनॉमी जो है वो बन जाएंगे। लेकिन पाकिस्तान में जिस किस्म का रुझान चल रहा है, मेरा ख्याल है कि हम तो शायद श्रीलंका को भी पीछे छोड़ जाएंगे। नहीं, श्रीलंका आपसे बहुत आगे निकल जाएगा। छोटा सा मुल्क है, सारे पढ़े लिखे लोग हैं। उनको सिर्फ वहां पे जो उनका वो पक्षा फैमिली थी, करप्शन की सिर्फ एक फैमिली ने उनको मारा है, उनको रिप्लेस करके ठीक हो जाएंगे। लेकिन आप तो सारे राजे पक्षे हैं। आपको तो 17 ग्रेड से अफसर शुरू होता है, 15 में आपको तो पटवारी मान नहीं है। आपको तो पटवारी मान नहीं है। वो देखे ना चकवाल वाले जो आर्मी के जनरल है, उनके भाई की देखे, उनके घर से 1 करोड़ 20 लाख रुपए जो चोरी हो गया, तिजोरी में रखा ना। वो है क्या? पटवारी है। दूसरे अफसरान की करप्शन का अंदाजा लगाएं। अगर एक पटवारी के घर से 1 करोड़ 20 लाख कैश चोरी हुआ है, आपके कमिश्नर के घर में कितने अरब रुपया होगा? ये जरा सोचें 1 मिनट के लिए। तो तरक्की किस तरह होनी है आपकी? प्लाटों की इकॉनमी है। पूरा मुल्क एक रियल एस्टेट एजेंट है, जो एक रियल एस्टेट डेवलपर है या एजेंट है, वो पूरा मुल्क अपनी जेब में डाल के फिर रहा है। सारे का सारा मुल्क उसकी जेब में, जज भी उसकी जेब में, जर्नैल भी जेब में, हर चीज उसकी जेब में, हाई स्कूल उसकी एजुकेशन। मैं तो हैरान हूं कि पता नहीं ये क्या मुल्क है, ये क्या पकौड़ों की दुकान है। ये मेरी तो समझ से बाहर है। ये क्या है? सारी तालीम मेरी खत्म हो जाती है, सारी हिस्ट्री में पढ़ के, पॉलिटिकल साइंस। जब पाकिस्तान जाता हूं सारा कुछ फेल हो जाता है। और मैं जब टोरंटो जाता हूं तो 19 ग्रेड के अफसर हैं जिनके $5 मिलियन के वहां महल्लात खड़े हैं। लंदन चले जाए तो प्रॉपर्टी हर दूसरी जो है किसी एसपी की है, किसी डीसी की है, किसी एमएनए की है, किसी वजीर की है। इतनी लंदन के अंदर प्रॉपर्टी इतनी ब्रिटिश लोगों की नहीं होगी जितनी पाकिस्तानी होगी।
और कोई ना शर्म है, कोई ना लिहाज है। मेरा मकसद है करप्शन करके फिर फखर से बताते हैं कुछ मैं लुट के लाया कुछ जी मेरी जॉब ऐसी है, लुट के लाया। पता नहीं, शराफत प्रमोट नहीं करते, किरदार प्रमोट नहीं करते। लेकिन मेरे ख्याल में अब आखिरी इम्तिहान है आपका, क्योंकि इस वक्त आपका पाकिस्तान का स्ट्रॉन्गेस्ट तरीन इंसान जो है वो हाफिज कुरान है। मुझे सिर्फ यही उम्मीद है, अगर इस पे भी हाफिज साहब भी ना कर सके, फिर उसके बाद आपके लिए सूरत फातिहा ही पढ़ी जा सकती है। इससे आगे इससे आगे आप जा ही नहीं पाएंगे। पाकिस्तान के 4 टुकड़े ऑलमोस्ट प्रैक्टिकली तो हुए हैं। वो इस तरीके से हर सूबे के अंदर एक अलग अलग पार्टी बैठ के, एक अलग अलग वार लॉर्ड बैठ के लूट रहा है उसको। पेशावर की करप्शन की स्टोरियां यहां वॉशिंगटन डीसी तक पहुंच रही। सिंध और हैदराबाद की करप्शन की स्टोरियां यहां वॉशिंगटन डीसी तक पहुंच रही। लाहौर के अंदर जो लुट पड़ी है, यहां लोग उसको देख रहे हैं। यहाँ के रियल स्टेट एजेंट जो है वो सारा दिन आपके पाकिस्तानी करप्ट अफसरों के लिए प्रॉपर्टियां ढूंढते हैं सारा दिन। इससे आगे कहां जाएंगे आप? कहां जाएंगे आप? एयरपोर्ट भी बेच रहे हैं, स्टील मिल भी बिक रही है, पीआईए भी दे देंगे। इसके बाद क्या बेचेंगे? इसके बाद क्या बेचेंगे? इंसान भी बेच रहे हैं आप, अपने जवान भी बेच रहे हैं जो डूब रहे हैं जाके टर्की के पास समुद्रों में, जंगलों में जलील हो रहे हैं। इससे आगे क्या करेंगे आप? किसको बेचेंगे आप? चले, मेरी तो ख्वाहिश ये थी कि भारत से आप कुछ सीखें, बांग्लादेश से कुछ सीखें, चाइना से कुछ सीखें। सिर्फ करप्शन ना उनसे करें, कुछ सीखें उनसे कि उन्होंने अपने 30-30, 40-40 साल में तरक्की के सफर किस तरह तय किए। और इस्लाम तो बाद की बात है, इंसानियत को सीखने की कोशिश करें। रिजवाना जैसी बच्चियों की बद्दुआएं ना दें। बहुत शुक्रिया साजिद साहब। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमने बहुत से ऐसे वाकयात के ऊपर बात की कि जो डिस्कस होने चाहिए, उनके ऊपर बात होनी चाहिए, इंसानी हुकूक पे बात होनी चाहिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे और साजिद तारिक साहब को इजाजत दें। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।